कांत का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, उसके कौन कौन से ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है, इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे और कंटिन्यूसली बहुत बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट जो है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के ही एक्ट में जो है होते हैं। जिसमें अभी हम बात करते हैं, जिसमें 7, 42, 4th, 73rd, 97, 74th, 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है अभी तक 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही हुए हैं, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड हाउएवर इन द केशव नंदा भारती केस, जो कि 1973 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस है, द सुप्रीम कोर्ट रूल द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा जा रहा है केशव नंदा भारती केस में 1973 में, इसमें जो आर्टिकल 368 डी इनेबल जो है इसमें करता, इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी मतलब कोई भी पावर जो है उसकी कोई ऐसी नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को उसको बिगाड़ सके। सुप्रीम कोर्ट रूल देता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होते हैं पार्लियामेंट की अंडर जो आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू, मतलब ये है कि किसी को भी पावर नहीं देता कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बिगाड़ने की कोशिश भी करे। हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीस्ट रिटर्न क्वेश्चन, हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जैसे कि बाकी जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो कुछ कुछ आर्टिकल्स उसमें ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1949 में, कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे और जो कि 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किए गए थे। लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट जो है वो होते रहते हैं और हाल ही में इस बुक के अकॉर्डिंग 470 आर्टिकल्स इसमें बताए गए हैं कि अभी तक जब ये बुक प्रिंट हुई थी इसमें 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल थे। तो हमारे आर्टिकल जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन साइड, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। 4 फैक्टर्स टू बी हैव कंट्रीब्यूट टू द एम्फेसाइज साइज, और कुछ ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बताते हैं, जो है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि भाई क्यों है हमारा, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स काफ़ी बड़ा ज़्यादा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर्स और स्टेट के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। डोमेन्स ऑफ लीगल रिमेनियंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो काफ़ी सारे सोर्सेज से लिया गया है, ऐसे नहीं कि किसी भी जगह की जो है कॉपी है। हर एक मतलब कोई भी चीज़ हम लेते तो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर वही आदतें डालते हैं। तो उसी तरीके में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमको किसी के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें अच्छी लगी तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, तो हमने वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ली गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट बनाती है, मतलब किसी भी तरीके की कमी नहीं है। तो अब सभी तरीके की बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो एकदम रिजिड है और ना ही एकदम फ्लेक्सिबल है। रिजिड कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस जो है परिवर्तन नहीं हो सकते, और मतलब रिजिडिटी जैसे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मतलब टाइम के हिसाब से किसी चीज़ में बदलाव होना ज़रूरी है कि जैसे जैसे टाइम होता है उस हिसाब से बदलाव न होना चीज़ों में ज़रूरी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, ठीक है, कि उसमें कुछ ना कुछ भी बदलाव नहीं किए जा सकते, जैसा है बनकर वैसा ही रह गया, नहीं। और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि उसको जब मर्जी तब जाकर बदल लो, कोई भी चाहता है उसको बदलना तो उसको बदल सकता है, नहीं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मिक्सचर है, ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, जिसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें तो 2 तरीके के अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 जो है वो बताता है, 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट बताता है। एक पहला होता है सम प्रोविजन फॉर कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस वोटिंग। इसमें बताता है कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इसमें स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, और 2/3 जो मेजोरिटी होनी चाहिए मेंबर्स की भी ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। इसमें जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, हर एक हाउस की, जो कि प्रेजेंट है और वोट कर रही है।
देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, उसके साथ पहले पॉइंट के साथ साथ इसमें मेजोरिटी के साथ साथ विद द रेक्टिफिकेशन मतलब हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स मतलब जो टोटल स्टेट में जो हाफ स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी होना चाहिए अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं दो अमेंडमेंट। एक तो पहले कहते हैं कि जो स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तो ईच मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन थर्ड पहले पॉइंट के साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट की, इसमें ये बताया जा रहा है कि हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो उसी चीज़ से एक्सेप्ट जो है वो होनी चाहिए। एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और कुछ इस तरीके से अमेंडमेंट होते हैं जैसे कि कुछ सिंपल जो है अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के साथ ही अमेंड जो है वो किया जा सकता है, जिसमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होती। सो हमने 3 पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए, 3 फीचर। अब बात करते हैं 4th फीचर की, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बाइस। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बाइस। फेडरल सिस्टम है इसमें और यूनिटरी बाइस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ फेडरेशन। इसमें फेडरेशन की चीज़ें भी आती हैं और इसमें जो कि यूनिटरी की चीज़ें भी इसमें आती हैं। जैसे कि फेडरेशन की चीज़ें क्या होती हैं, इसमें क्या हो जाए तो फेडरेशन मतलब जैसे कि हमारा सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की अपनी अलग अलग पावर्स हैं इसमें। जैसे कि 2 गवर्नमेंट हो गई, पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंटर स्टेट में। हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फेडरेशन के फीचर्स होते हैं जैसे कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन होना, पावर्स का डिवीजन हो रहा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होना और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडनेस होना एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस होनी, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। हमारी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल सिस्टम भी है जो फेडरेशन के भी है और यूनिटरी बाइस भी है, मतलब यूनिटरी की भी चीज़ें हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो सेंटर है वो ही ज़्यादा इसमें पावरफुल है। तो जैसे कि सेंटर को जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए, सेंटर्स के लिए और स्टेट्स के लिए, केंद्र राज्य के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि राज्य की और जो केंद्र की या दोनों की सिटीजनशिप जो अलग अलग है, नहीं, एक ही सिटीजनशिप जो है वो दोनों को दी गई है, एक ही सिटीजनशिप होगी लोगों की। फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द स्टेट। अब जो स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर्स, जो सेंटर्स के द्वारा ही जो स्टेट गवर्नर है उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियस डिप्राइजेस ऑफ फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों के द्वारा अलग अलग कमेंट किए गए हैं कि फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन द स्पिरिट, इस तरीके से बातें जो कही जा रही है। फिर बात आता है हमारा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या कहता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा इंडियन सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया था। इस सिस्टम को ही क्यों लिया गया, इस सिस्टम को इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे इंडिया में जिसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया तो काफ़ी जो गवर्नमेंट है वो, जब लोग इंडिया में जब उन्होंने उनके सिस्टम को सकता तो काफ़ी सारी अवेयरनेस थी इस सिस्टम से लेके, काफ़ी सारा अवेयरनेस था और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किस तरीके से रन करती है, किस तरीके से सिस्टम है। तो मतलब ये सब चीज़ें पहले से बताती है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में लगी कि ये ठीक है, हमारे इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी है वो रूल करती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव ऑफ द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर में मेंबर्स की मिनिस्टर्स की मेंबरशिप होती है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो लीडर्स होते हैं जैसे कि राज्य के। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोक पावर, जो लोअर हाउस, जो लोअर हाउस है उसको डिसोल्यूशन कर सकते हैं अगर मेंबर्स उसके वोट जो हैं वो करते हैं कि सब चीज़ें। देन 6 पॉइंट बात करता है हमारी सिंथेसाइज ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेन एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसमें सिंथेसाइज ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेन एंड जुडिशियल पावर, जो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया गया है, हमारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया। और जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डेमोक्रेसी सुप्रीमेसी, जो हमारी जो जुडिशियल है वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है, वो हमने कहाँ से, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएट जो है वो करता है। सो जस्ट द एज द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। हमारा जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो
हमने वो सिस्टम तो लिया गया, लेकिन हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट है। एंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोर दैन द व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी पावर्स होती है इंडिया में, जो सुप्रीम कोर्ट है, स्कोप जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है, पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में, वो नैरो है जो कि यूएस में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज़ को रेक्टिफाई करता है? ड्यूई प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द लॉ। तो प्रोसेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में कहता है। जो फ्रेमर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने फ्रेम किया प्रेफर करते हैं एक प्रॉपर सिंथेसाइज बिटवीन द ब्रिटिश, मतलब ये है कि अपने इंडिया के अकॉर्डिंग और अपने सिस्टम को देखते हुए हमने अपनी जो चीज़ें जो बाहर की कंट्रीज से जितनी चीज़ें ली तो उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो किया है। सो इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है ऑन द अदर हैंड वो डिक्लेयर करता है पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई फैसला जो लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एक पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट्री लॉ को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कह सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। सो पार्लियामेंट उसी मतलब दूसरी तरह अमेंड कर सकती है जो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन है थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कि जो पार्लियामेंट है उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है उसके ऊपर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकती है। तो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पोर्शन को। और पार्लियामेंट्री लॉ है, पार्लियामेंट्री लॉ की जो पावर्स है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उसकी पावर्स को मतलब जिसके लॉ को उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है। सो देन 7 पॉइंट क्या कहता है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। जैसे कि देखो इंटीग्रेटेड क्या है? जैसे कि हो जाता है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक दूसरे से इंटीग्रेट है, तो एक दूसरे के काम को देखते रहते हैं कि कोई भी जैसे कोई किसी तरीके का काम जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अपने काम को नहीं कर रही है तो उसमें एक दूसरे से वो कह सकते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि कोई भी अपने काम को कंप्लीट नहीं कर रहा है। और हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब इसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है कि कोई इससे कहे कि इस तरीके से चीज़ें कहनी है या उसके लिए फैसला लेना है, नहीं। सो जुडिशरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट जो है बनाई गई है ताकि वो अपने इंडिपेंडेंटली फैसले ले सके और न्याय जो है वो कर सके। सो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो स्टेब्लिश करता है जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल इंडिपेंडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियली सिस्टम इन द कंट्रीज। मतलब ये है कि सबसे पहले जो आता है सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट हो जाता है एट द स्टेट लेवल, एंड अंडर द हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्ची ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो हाई कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट भी जैसे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट एंड सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट। हमारे इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो चलता है कि जैसे कि नीचे वाले कोर्ट आ जाएंगे, फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इस तरह के। यूएसए में फेडरल लॉज इन्फोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज इन्फोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी। अब यूएसए में किस तरह का सिस्टम होता है? फेडरल लॉ जो कि फेडरल जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, स्टेट लॉ जो कि स्टेट जुडिशरी के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो कि हमारे आर्टिकल जो है पार्ट 3 में, पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड हैं उसमें। और जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी जो कि हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेके 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जैसे किसी ने भी किसी तरह के एक्सप्लॉइट जो है उसके लिए राइट जो है आर्टिकल 23 और 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसी तरीके के धर्म को जो है अपने धर्म को प्रमोट जैसे ये सब चीज़ें, तो वो आ जाते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। कल्चर एजुकेशन राइट जो कि 29 से लेकर 30 तक आर्टिकल है, 29-30 में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि है 32 में। सो फंडामेंटल राइट जो है जैसे कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट को जो है वो इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है, तो फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके व्यक्ति को इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है तो पर्सन डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का केस कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी जो की जा सकती है, मतलब करी जा रही है। और
इसके लिए जो टोटल सुना मतलब तो पहले सुना जाता है। डायरेक्टली सुप्रीम फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ करने पर ही व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्ट्रिक्ट एंड दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है कंट्री में, उसके बाद जो है इन पावर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उस टाइम की दो आर्टिकल जो हैं, दो राइट जो है हमेशा रहते हैं, वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। और इसके लिए हम इसको आगे जो है फंडामेंटल राइट्स के जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। और अगर वीडियो को आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक्स हमारी करें वीडियो को, और हमारी वीडियो में कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि हमारी जो पॉलिटी है वो इस तरीके से ही चलती रहेगी। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, सो उसका लिए भी कमेंट कीजिएगा। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है इसको कहते हैं लॉफुल होता है। अगर इसके ऊपर कोई भी किसी तरीके की कोई चीज़ें करने की कोशिश करता है, चेंजेस करने की कोशिश करता है, किसी के फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी कर सकता है, तो इसके ऊपर टोटली लीगल जो एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या है, लीगल नहीं है, ये एकदम लीगल नहीं है। इसको ये हमारा जो है आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन हमारी जो है कि डायरेक्टली ये लीगल नहीं है। जैसे किसी के साथ कोई छेड़खानी करी गई तो व्यक्ति को जो है वो डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसको भी कहा जा रहा है कि जो है फंडामेंटल राइट भी जो है ये लीगल होनी चाहिए। सो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, जैसे स्पेशल सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरलाइजेशन है, ठीक है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल है, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये क्या करता है, प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, और ये नॉन जस्टिबल इन नेचर एंड दिस दैट इज़ दे आर नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर द वायलेंस। जैसे कि कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं करता इसको वायलेशन करने पे भी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी इनकी भी सुनी जाती है, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी लीगल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है इनको भी लीगली कर देना चाहिए। फिर आते हैं हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो व्यक्ति की राइट के साथ साथ उनकी ड्यूटीज़ भी होती है, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, दीज आर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल एमरजेंसी। ये इंटरनल एमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के द्वारा है, उस टाइम पे छोड़ी गई थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड नहीं है, एंड मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड नहीं करी गई थी, उनको बाद में जो है वो जोड़ा गया था बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। और कौन सी कमेटी थी इसमें काम कर रही थी, सोरेन सिंह कमेटी, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हमारे पास राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति है वो राइट्स का इंजॉय तो कर रहा है, लेकिन साथ में उसके कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया बाद में। तो 4th A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ओनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 1 आर्टिकल जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी से एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 51A, जिसमें कम से कम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंक्लूड हैं। जैसे कि आप क्या जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, इस तरीके से। फिर आ जाता है सेक्युलर स्टेट। जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, ये भी फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट है हमारे, इट प्रोवाइड द पार्लियामेंट्री रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। मतलब ये कि सभी धर्म को इक्वली प्रमोट करता है, ये नहीं किसी भी एक धर्म को प्रमोट करता है, सभी धर्म को इक्वली प्रमोट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड टर्म सेक्युलर जो है वो ऐड किया गया प्रीमेंबल में फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। जो सेक्युलर वर्ड है इंडियन के प्रीमेंबल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सो प्रीमेंबल सिक्योर ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया लिबर्टी ऑफ द फेथ, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। जो प्रीमेंबल में इस तरीके से करता है कि सभी का ये राइट है। एंड स्टेट शैल नॉट डिनाई टू पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब ये है कि किसी को भी लॉ से ऊपर नहीं बताया गया आर्टिकल 14 में। एंड आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सभी को। आर्टिकल 25 जो कहता है कि फ्री राइट है फ्रीली प्रोफेस, प्रोगेट एंड प्रोपगेट एंड रिलीजन। अगर किसी भी तरह कोई व्यक्ति अपने धर्म को, जैसे कोई भी पूजा पाठ वगैरह करता है, वो इजीली जो है वो कर सकता है। ऐसे नहीं है कि मतलब
कोई उसके चीज़ में किसी तरीके की मतलब बाधा वगैरह अड़ाए। आर्टिकल 26 क्या कहता है, राइट टू मैनेज इट्स रिलीजन अफेयर्स को मैनेज करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 37 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कोई भी पर्सन को किसी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे कि अपने धर्म को जैसे प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह इस तरह के टैक्सेस वगैरह पे नहीं करना पड़ता। आर्टिकल 26 क्या कहता है, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट्स। अब इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मताधिकार। सो वोटिंग राइट्स जो है वो वॉज रेड्यूस टू द 18 ईयर्स। वोटिंग राइट जो थी पहले व्यक्ति की 21 ईयर्स थी, और पहले तो लोगों को वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में अधिकार दिया गया और जब 21 साल तक की राइट जो थी वो दिए गए थे। लेकिन उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988 इस अमेंडमेंट के द्वारा जो लोगों की उम्र है वो 21 से लेकर 18 साल तक की काट दी गई थी कि 18 साल के व्यक्ति भी जो है वो वोट दे सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं कि यूएसए की तरह नहीं कि स्टेट का अलग सिटीजनशिप दिया गया हो और सेंटर्स का अलग सिटीजनशिप दिया हो। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है जो वो काम करती है। सेंटर और स्टेट एक ही व्यक्ति जो है उसको एक ही सिटीजनशिप जो है वो मिलती है। इन इंडिया ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड for the legislative, executive and judiciary organ of the state but also establish a certain independence जो है वो bodies को मतलब बनाता है and they are invested by the constitution। जो independence bodies जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में बताई है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योर करती है फ्री और फेयर इलेक्शन की। जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री और फेयर हैं, किसी के दबाव में नहीं हो रहे। ऐसी हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है होती इंडिया की CAG जिसको कहा जाता है, जो ऑडिट करती है अकाउंट्स को सेंट्रल एंड स्टेट के, ये भी फ्रीली होती है आपकी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है UPSC जिसके एग्जाम्स वगैरह होते हैं जो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन ऑल इंडिया सर्विसेज में, ये भी क्या करती है फ्रीली सब चीज़ होती है, इसमें भी किसी का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कुछ इंडिपेंडेंस बॉडी है। फिर बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो होता है वो मतलब किसी भी तरीके की कोई इस तरीके से कंडीशन बिगड़ जाती है तब इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। देन हमारी आती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो आ जाती है आर्टिकल 5352 में ऑन द ग्राउंड जब एक्सटर्नल एग्रेशन कुछ हो गया हो, जैसे बाहर की तरफ से कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई हो, दैन स्टेट इमरजेंसी और जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रूल, उस प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है आर्टिकल 356 में हो जाता है और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर्स। प्रेसिडेंशियल रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करना तो वो आ जाता है प्रेसिडेंशियल रूल जब इस्टेब्लिश करता है वो आता है आर्टिकल 356 में। और जब सेंटर्स के अकॉर्डिंग नहीं काम करना तो वो आ जाता है आर्टिकल 365, इसमें 6 इधर आ जाता है 5 उधर चला जाता है। तो बस ये फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब पैसे वगैरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कंट्रोल डर में आ जाए, थ्रेट में आ जाए, तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 360। 3 टायर गवर्नमेंट, जैसे सेंटर स्टेट जो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसे भी किया, लेकिन बाद में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 के द्वारा 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया, जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। 73 जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बात करती है पंचायत गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जो कि पार्ट 9th में ऐड किया गया था और नया शेड्यूल 11 टू लेके ऐड किया गया था, 11th ऐड किया गया था। उसके 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि ऐड किया गया था, जिसमें बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। सो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायत जो है उसको ऐड किया गया था 9th एक्ट में, 9th पार्ट में। और उसके बाद जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था, जो कि एक नए पार्ट 9th A में जो है ऐड किया गई थी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नया शेड्यूल जुड़ गया था, शेड्यूल 12। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी प्रोटेक्ट करने की बात है जो कहीं नहीं जाने लगी। एंड राइट दिया जाता है, राइट दिया गया है कि फॉर्म करे कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द एज एक फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 के द्वारा। एंड
एक नया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जो जोड़ा गया कॉपरेटिव्स को लेकर, प्रमोट करता है कॉपरेटिव्स को, आर्टिकल 43B। एक नया पार्ट जो है वो जोड़ा गया 9th B इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन एंटाइल्ड एज अ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब बात करते हैं हमारे क्रिटिसिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, नहीं नेगेटिव चीज़ें में काफ़ी सारा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर जो किया जाए, इजीली नहीं है इसको पढ़ के एकदम सभी चीज़ें याद होना कि क्या क्या चीज़ें हैं। कार्बन कॉपी वो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कार्बन कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये एक्चुअली कार्बन कॉपी नहीं है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की। उसमें से अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ें हैं वो ली गई हैं, बुरी चीज़ों को हटाया गया, इस तरीके से चीज़ें। देन आ जाता है इंडियन एज अन इंडियन और एंटी इंडियन। इसमें ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का नेगेटिव फीचर बताया गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एंटी इंडियन है, जो कि नहीं सही पिक्चर जो है पॉलिटिकल ट्रेडिशन की उसको नहीं शो करता। दैन एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बनाया गया है ये एक अन गांधीयन है, जिसमें गांधी जी बातें करते थे उसके बारे में, अहिंसा के बारे में बात करते थे, लेकिन जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चाहते थे एकदम सेम तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया उनके आइडियल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये क्रिटिसिज्म ये भी बताया गया। देन एलिफेंट साइज का मतलब ये बताया गया हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। फिर हमारा आ जाता है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ की गई है, प्रोफेशनल वैसी लैंग्वेज यूज़ की गई हैं, और इस तरीके से मतलब नॉर्मल पर्सन, इस व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकता। वो जो काफ़ी जो लॉयर्स वगैरह हैं सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो है बनाया गया है, जो सिर्फ उसी को ही मतलब वही समझ सकते हैं इसको। तो सर आइवन जेगिंग जो है, जिन्होंने ये सब चीज़ें कहते हैं। तो यही है हमारे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स थे, तो हमने इसके फीचर्स के बारे में सारी बात पढ़ ली और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में सारी बात पढ़ ली। और अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारी जो सीरीज़ है वो एक लक्ष्मीकांत की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स की कंटिन्यूसली सीरीज़ जो है वो डेली अपलोड होंगे चैप्टर्स को। तो वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो उसके लिए वेरी ऑल द बेस्ट।